अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुनाते हुए 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया मुतल्लका चीजें और असासे फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए और उन्होंने माना कि साल 2018 और 19 में तोहफे बेच दिए थे तो जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। चेयरमैन पीटीआई ने 2018 और 19 में इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन दिया। आज जारी होने वाले तफसीली फैसले में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने साल 2019 और 20 का भी झूठा डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। चेयरमैन पीटीआई की फराहम करदा मालूमात बाद में गलत साबित हुई। चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती बगैर किसी शक और शुबे के जाहिर हो गई है। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन है 174 उसके तहत यह सजा सुनाई जाती है। फैसला आने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमान पार्क लाहौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया और अब से कुछ देर पहले इत्तलात यह है कि उन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस केस का आगाज उस वक्त हुआ जब 5 अगस्त 2022 को पीडीएम से ताल्लुक रखने वाले अरकान की दरख्वास्त खास पर तोशाखाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में जाहिर ना करने पर इमरान खान के नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला सुनाते हुए इमरान खान को आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल करार दिया था और उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का यह रेफरेंस अदालत को भिजवाया था। जुलाई में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तोशाखाना तहाइफ की तफसीलात छुपाने का रेफरेंस काबिल समात करार दिया था। आज अब इस रेफरेंस में उनको सजा हो गई है और इस सजा के असरात क्या होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब सियासी हिकमत अमली क्या होने जा रही है। प्रोग्राम में सबसे पहले इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब ये फरमाइएगा, ये गिरफ्तारी और इससे पहले ये फैसला, इसको आप सियासी करार दे रहे हैं, क्यों? आज की जो गिरफ्तारी है हमने उसको मुस्तरद किया है क्योंकि हम समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जो एक शहरी का बुनियादी हक है जो हमारा आइन देता है आर्टिकल 10(E) के तहत, वो तकाजे पूरे नहीं किए गए। हत्ता के हमारे जो विटनेसेस हैं उनको भी नहीं सुना गया। अपना हाईकोर्ट इस्लामाबाद केस रिमांड करते हैं, हमारे वकला सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं, वहां इंगेज थे। इतनी क्या उजलत थी कि वो कुछ इंतजार नहीं कर सकते थे कि ख्वाजा हारिस वहां आते। नंबर 2, अभी ब्रेकिंग न्यूज टेलीविजन पे चल रही थी और जमान पाक पे पुलिस पहुंच चुकी थी। अब अगर ये एक प्री डिटर्मिन्ड आउटकम नहीं इसको कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, मुझे आप बताइए, ठीक है ना। तो ये शकूक व शुबहात जो थे ये लोगों के सामने हैं। लोगों ने इसको अब फिर बताइए, एक जज जिन पर इमरान खान और पूरी पार्टी अदम एतमाद का इजहार बारहा कर रही है, क्या हमारे सिस्टम में कोई ऐसा दूसरा जज नहीं है जो केस को सुनकर मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकता? तो ये शकूक व शुबात थे, इसकी वजह से हम इसको एक सियासी फैसला समझते हैं। ठीक है, मगर इसमें थोड़ा जो फैसला आया है शाह साहब, उसमें ये कहा गया है कि ये जो है वो डिक्लेरेशन का इशू था जिसमें चीजें बड़ी वाज़ेह थी 2 दफा, क्योंकि पहले इस पर इलेक्शन कमीशन भी फैसला दे चुका है और जो इमरान खान है उनकी कानूनी टीम तकनीकी मामलात में उलझा कर इसमें ताखीर जो है वो करना चाहती थी, तो लेकिन इसके बावजूद फैसला सुनाया गया। जी, मेरी राय में पीटीआई ने बिल्कुल ताखीर करने की कोशिश नहीं की। पीटीआई ने इंसाफ के तकाजों के मुताबिक अपनी जायज जगह मांगी है। अब राय है, अब हमारी एक राय है, जो हमारे मुखालिफिन है उनकी अपनी राय है, उन्हें हमारी राय का एहतराम करना चाहिए और जो उनकी राय है हम सुन चुके हैं।
ठीक। अब आपका जो पॉलिटिकल लाए अमल है वो क्या होने जा रहा है, और फिर कानूनी तौर पर भी इन मामलात को किस तरह से देखेंगे? अब वो गिरफ्तार हो गए हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अभी कोर कमेटी का इजलास आज हुआ और उस इजलास में कोर कमेटी ने इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। हमारे वकला ने अपना इनपुट दिया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके सामने आ चुकी होगी और आप देखेंगे कि उसमें वकला हमारे जो पीटीआई के वकला है उन्होंने कानूनी नुक्ता नजर से हम इस फैसले को किस तरह देखते हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। जो सियासी हमारा रद्द-ए-अमल है उस पर हमने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है, चुनाचे पुरअमन एहतजाज होगा। अच्छा, वाज़ेह हिदायत दी गई है, कहीं कानून को हाथ में नहीं लेना। वाज़ेह हिदायत दी गई है, नुक्से अमन नहीं होना चाहिए। किसी सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाना तोड़ फोड़ हमारा जो है ना हमारी पॉलिसी है ना उसकी इजाजत है। हमने अपना एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना है, हमने अपनी गमगीनी का इजहार करना है और पुरअमन तरीके से मुंतशिर होना है। अच्छा, और ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हम गेज करेंगे और इंशाअल्लाह कल दोबारा हम कोर कमेटी इस पर जो है गौर व फिक्र करेगी। कल तक सूरत हाल और वाज़ेह हो चुकी होगी कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं और हमारा आगे जो लीगल लायमल है उस पर हमारी वकला से मशावरत हो चुकी होगी। तो हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे कानूनी अंदाज में, सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा शाह साहब, चेयरमैन की गैर मौजूदगी में पार्टी कैसे चलेगी? क्योंकि ये सियासी मामलात हैं, गिरफ्तारी के बाद भी उनके जो लीगल इश्यूज हैं उनको भी देखना है। तो पार्टी पहले भी आपको जो है वो उन्होंने कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में मामलात आप देखेंगे, तो अभी भी आप ही पार्टी के मामलात को देखेंगे या कोई और लोग हैं, कोई और कमेटी है जो इन इश्यूज को देखेगी और पार्टी के पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज को आगे बढ़ाएगी? देखिए, खान साहब ने एक कोर कमेटी तश्कील की है और आज उस कोर कमेटी का इजलास हुआ है। इस कोर कमेटी के कई इजलास खान साहब खुद भी कर चुके हैं। अच्छा। और आज इजलास हुआ है जिसको मैंने कोऑर्डिनेट किया है और उसमें सारे जो सीनियर पार्टी के रहनुमा है उसमें मौजूद थे और काफी तफसील से हमने सियासी और कानूनी सूरत हाल को देखा है और मैंने अपना एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया है जो कि आपकी नजर से शायद गुजर चुका हो। ठीक है जी, बिल्कुल। शाह साहब, आखिरी सवाल, ये एक और फैसला हुकूमत ने बड़ा अहम लिया है, मरदमशुमारी के हवाले से उसकी मंजूरी दे दी गई है। ये फैसला आप इसको किस तरह से देखते हैं? और फिर सवालिया निशान भी है इंतखाबात के इनेकाद के ऊपर। सो आपका इस पर क्या रिएक्शन है, इस फैसले पर जो आज हुआ है मुश्तरका मफादात कौंसिल में? देखिए, आज ये फैसला, अभी तो हम मसरूफ थे कि खान साहब के इस जो गिरफ्तारी के मामलात में जो मरदमशुमारी का अगर फैसला हुआ है, सीसीआई का फैसला है, मैंने डिटेल नहीं देखी। अगर ये फैसला आ चुका है ऑब्वियसली इसको हम डिस्कस करेंगे और कल की कोर कमेटी के एजेंडे पे मैं इसको ले आऊंगा और दीगर पार्टी के जो रहनुमा है उनसे मशावरत करके आपको ठीक है। राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस फैसले को मुस्लिम लीग नून किस तरह से देख, तलाल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वजीर ममलिकत रह चुके हैं बराए दाखिला, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको सियासी फैसला और सियासी गिरफ्तारी करार दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर तोशा खाना का केस जो है वो
जिसने भी इस पे कोई तज्जिया किया है या जिसने भी इस पे बात की है उसने खान साहब को गिल्टी करार दिया है, वो इस्लाकी लिहाज से हो, वो कानूनी लिहाज से हो। ये ब्रेक जो है, ये जो तोशा खाना है, ये कोई मैंने या हमारी हुकूमत ने या किसी ने फाइल नहीं किया, इसको ब्रेक किया था आप ही लोगों ने, यानी मीडिया ने जी। उसके बाद इसको खान साहब के अपने दौर में वो हीलो इज्जत से काम लेते रहे, बचते रहे, और उसके बाद फिर जो कुछ उन्होंने डिक्लेयर किया, जो जिन जिन लोगों का उन्होंने कहा कि इसने बेची है, इसने ली है, वो सारे का सारा फिर वो जो खुला पंडोरा बॉक्स वो खान साहब के गले पड़ा है। तो ये तोशा खाना की अब इतराज सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी सिर्फ इस पे फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया। मुझे बताए 15 महीने 6 वकील बदले हैं, उसके बाद तकरीबन कोई 3 दर्जन एडजर्नमेंट ली है और 3 दर्जन से ज्यादा दफा इस्तिस्ना की दरखास्त दी है। यानी आप लोग, ये तो फेयर ट्रायल का मौका तो आपका अपना कंडक्ट बता रहा है कि आप ट्रायल चाहते नहीं है। सो इससे ज्यादा मौका 15 महीने से जज बदले हैं, 2 दफा हाई कोर्ट ने सुना है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, और पाकिस्तान का 72 तारीख का मुकदमा है जिसमें एक ही दिन में ये सेशन कोर्ट भी सुनती है, हाई कोर्ट भी सुनती है, सुप्रीम कोर्ट भी सुनती है। किसी गरीब आदमी के तो इस तरह केस नहीं लगते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में। सर उसके बावजूद अगर ये कहे कि फ्री ट्रायल नहीं है तो फिर फ्री ट्रायल तो यही था कि ये इनको पूछा ही ना जाए या फिर इनके घर का कोई जज बना दिया जाए। लेकिन तलाल चौधरी साहब, आमतौर पर सियासी जमातों के हवाले से ये बात है कि जब इस तरह से फैसले होते हैं, सजाएं होती हैं या गिरफ्तारियां होती हैं, तो इसका उनको सियासी तौर पर फायदा ही होता है, मकबूलियत उनकी बढ़ जाती है। फिर बहुत सारे लोग आज के जो है वो इस फैसले का मुवाजना कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के फैसले के साथ और कह रहे हैं कि एक और वजीर आजम को अदालत ने जो वो सजा सुना दी। तो इस तासुर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये तहरीक इंसाफ को कोई सियासी फायदा तो नहीं पहुंचा देगा ये फैसला और ये गिरफ्तारी? रहमान अजहर साहब, ये ना भुट्टो है और ना नवाज शरीफ है इमरान। नवाज शरीफ की जमात ऐसे नहीं बिखरी थी। नवाज शरीफ की जमात के अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 मिनट में 2-2 दिन में लोग दौड़े नहीं, और ना रोए ना दौड़े। लोगों ने तो नाहलियां भी बर्दाश्त की, जेलें भी, काल कोठरियों में खुद भी रहे, उनकी बेटियां भी रही, उनके घर वाले, उनके बिजनेस बंद हो गए लोगों के, एक नहीं कई दर्जन कारकुन से लेके नवाज शरीफ तक। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज, इनका तो ये देख ले शराजा कैसे बिखरा है। इनकी जो अब प्रेस रिलीज आ रही है उसका पता नहीं कि लिख कौन रहा है। वो लिखा जाता है तर्जमान पता नहीं कोई कंप्यूटर है या पता नहीं कोई बुलेट से बाहर बैठा है, वो बंदा कोई नहीं इनके पास। सो जो लोग ये भुट्टो या नवाज शरीफ नहीं बन सकते और ये कहते हैं जी हमें मुस्तकबिल में फायदा होगा, तारीख बताएगी कि क्या ये फायदा करने के लिए हौसला, हिम्मत, सच्चाई चाहिए होती है। आप बेटे से ना तनख्वाह लेने पे नाहिल नहीं हुए। आप तोशा खाना, जिसको आप मदीना की रियासत कहते थे, उसके बैतुल माल में से नाजायज तरीके से चीजें चोरी करने की वजह से हुए। चले बाकी रहमान अजहर साहब छोड़ दे, आप भी कानून को जानते हैं। क्या पाकिस्तान में लोग मस्जिद का अकाउंट या 10,000 रुपए का अकाउंट ना शो करने पे डिस्क्वालीफाई नहीं हुए? करोड़ों रुपए की घड़ियां, यानी आपने 4 बकरियां शो कर दी हैं, वो जो 400 अरब रुपया वो शो नहीं किया। यानी लोगों को आप देखिए ना, आप कैसे एक झूठ बोलते लोगों के सामने। 4 बकरियां शो कर दी है, लेकिन 400 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और घड़ियां जो बेटियां वो आपने बताई नहीं किसी को। इतने आप सादा है, बकरियां शो करनी याद रही है, घड़ियां हीरे शो करना याद नहीं दिया। अच्छा, मगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट तहरीक इंसाफ की उस पर कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि ये बात तो कही जाती है कि जो खान साहब हैं उनके साथ जो है वो कोई चीज टिकती नहीं है, उन पर इल्जामात पहले भी लगे, लेकिन जो उनके सपोर्टर हैं वो इन मामलात को, इन इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को वो मानने के लिए जो है वो इन इल्जामात को वो तैयार नहीं होते। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए जो अगला इलेक्शन है उसमें इन फैसलों का को फर्क पड़ेगा? और बाकी भी तो केसेस हैं, तो उन केसेस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं?
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फैसलाबाद में तकरीबन 10 कौमी असेंबली और 20-21 के करीब सूबाई असेंबलियां की है, 31 सीटें हैं। आज पूरे फैसलाबाद में 31 लोग भी नहीं निकले। अच्छा, या देखिए, इनके तो उम्मीदवार क्या, इनकी तंजीम कोई चीज नहीं रही। वोट लोगों ने, मेरा मतलब दिल में ही किसी ने डालना है, फिर इसका मतलब उम्मीदवार तो है कोई नहीं, और तो कहीं डाल नहीं सकते, वो अपने दिल के अंदर ही डाल लेंगे। तो सोच ना इनका तंजीम रही है, ना स्ट्रक्चर रहा है, ना लोग इनके साथ हैं। और खान साहब बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। क्या इस बात पे इजाफा होगा कि उन्होंने बैतुल माल से घड़ियां चोरी करने? क्या इस बात पे इजाफा होगा कि साइफर पे झूठ बोला है? क्या इस बात पे इजाफा होगा कि 190 मिलियन रुपीस का बंद लिफाफा दिखा के तो कितने कनाल जमीन जो है वो अपनी बेगम के नाम लगा ली? अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये वक्त बताएगा। अगर ये हालात हैं तलाल चौधरी साहब, फिर तो आप लोगों को फौरन इलेक्शन के अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन वो जो आज फैसला हुआ मुश्तरका मफादात कौंसिल वाला, उससे और सवालात उठ गए हैं कि पता नहीं इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये फिर दो मुख्तलिफ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं पीएमएलएन की इलेक्शन स्ट्रेटेजी के हवाले से। देखिए, मैंने कल भी एक टीवी चैनल पे कहा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन सूट करता है, जल्द अज जल्द इलेक्शन। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने वजारत उज़्मा के इख्तियार को अपनी जात या अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। पाकिस्तान को एक ऐसा इलेक्शन चाहिए जिसका रिजल्ट बाद में लोग सारे तस्लीम करें, छोटे सूबों समेत। अच्छा, हमें तो ये हमारा इसमें हकीकत है रहमान अजहर साहब कि पंजाब हमारा गढ़ है और पंजाब में ही हमारा मुकाबला पीटीआई से था और पीटीआई इस वक्त नजर नहीं आती। तो हमें तो इलेक्शन सूट करता है, मगर इलेक्शन हमें सूट करना और मुल्क के मुफाद में इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन जिसको सारे लोग, जिसके रिजल्ट को तस्लीम करें। तो ये जो मर्दमशुमारी है इसमें हम पंजाब की सीटें कम हो रही हैं, हमारा सियासी नुकसान है। हाँ। उसके बाद क्योंकि हमारा सियासी यहाँ सबसे ज्यादा जोर है, उसके बाद इलेक्शन डिले थोड़े दिन हो सकता है। हम नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, इस मुल्क की इकाइयों को भी इकट्ठे करना है हमें। तो हम तो चाहते हैं कि सुबह ना और इलेक्शन हो जाए। हमारी तैयारी मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में दौरा करके, मैं कभी आपसे लिस्ट शेयर करूं, 297 सीटें हैं पंजाब की, वहां पर 1, 2, 3 करके एक एक चीज हमारा होमवर्क तैयार है। अच्छा, और हम बाकी जगह केपीके में, तो हमें बाकी रही मामलात मुल्क की, तो एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी उस इलेक्शन से आएगी जिसका रिजल्ट तस्लीम किया जाएगा। स्टेबिलिटी आएगी तो उसके माशी इस्तेकाम आएगा, गरीब का चूल्हा चलेगा। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के, और बात कर रहे थे इस नाअहली के और जो गिरफ्तारी हुई है इमरान खान के आज, उसके क्या असरात हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस मामले के, ये जो तोशाखाना केस है, इसके कुछ कानूनी इश्यूज पर आज के जो फैसले में भी जो चीजें सामने आई हैं उस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तोशाखाना केस के फैसले को तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम किस तरह से देखती है? साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट बार और कोर कमेटी के तहरीक इंसाफ के रुकन शोएब शाहीन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शोएब शाहीन साहब, आज बड़ा सख्त फैसला है। इस फैसले में जो चीजें हैं उन पर तो अभी मैं बाद में आपसे पूछता हूं, लेकिन पहले ये बताइए कि कानूनी तौर पर अब आगे के रास्ते जो है वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि हर कोई ये बात कर रहा है कि अब ये कन्विक्शन है और इसको सेटिसाइड होने के बाद ही कोई रिलीफ मिल सकता है, तो क्या ऐसा ही है और उसमें वक्त लग सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये केस तो 1 घंटे के लिए भी ये जजमेंट फील्ड में नहीं रह सकती, लेकिन बदकिस्मती से कि हमारा सारा सिस्टम, करप्ट सिस्टम जो है और अदलिया का निज़ाम, हमारा कानून, वो सारा एक कम्प्रोमाइज्ड है। जो सिचुएशन है वो आप देखें, एक जज के खिलाफ, एक जज नंबर 1, उसके खिलाफ तासुब की बेशुमार मिसालें, और जो एक शख्स हमारे खिलाफ फेसबुक लगाता है, फेसबुक पे पोस्टें लगाता है। नंबर 2, हाई कोर्ट के जज साहब के पास 2 दफा हम इसी केस को लेकर आए, तीसरी दफा उसी को भेज दिया कि आप दोबारा फैसला करें, पहला फैसला आपका गलत था, मेंटेनेबल ये नहीं, ये है,
दूसरा फैसला आपका गलत था, आप तीसरी दफा फैसला कर लो। उसने एक लाइन नहीं लिखी, सिर्फ एक लाइन में कह दिया मैं ऑलरेडी इस पे 2 फैसले दे चुका हूं, और आमिर फारूक साहब ने फिर उसी के पास भेज दिया। और तीसरी बात यह है कि हमें वो सुना ही नहीं। हमारा राइट ऑफ जो फेयर ट्रायल है, जो बुनियादी हक है हमारा 10A, जो फेयर चांस ऑफ फेयर ट्रायल जो होता है, हमें सुने बगैर अगर आप फैसला कर देंगे तो फिर क्या होगा। और फिर जो हक के दिफा है हमारा, यानी हमारे जो विटनेसेस हैं, ये फैसला ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और आखिरी फैसला होगा जिसमें यह कहा गया कि मुल्जिम के गवाह जो है मैं नहीं आने दूंगा, उनको सुनूंगा ही नहीं। जब आपने प्रोसिक्यूशन के गवाहों को सुन लिया, ये कैसे कह सकता है जज कि ये जी गवाह मैं नहीं आने दूंगा। गवाह आएंगे, वो अपनी स्टेटमेंट देंगे, उसके ऊपर जिरा होगी, फिर जज कहे कि ये पोर्शन रेलिवेंट है या ये पोर्शन रेलिवेंट नहीं है। तो बात यह है कि ये तो एक ऑलरेडी एक जिसको कहते हैं ना, जो पुराना सदियों पुराना एक उसूल है, इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। यहाँ इसके बरक्स शाहीन साहब ये फरमाइएगा, ये जो प्रोसीजरल इश्यूज हैं, ये आपका जो है वो ग्राउंड था, इस पर जो है वो ये कहा जाता रहा कि तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो डिले चाहती है। अब जो है इन प्रोसीजरल ग्राउंड्स को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब आप इस फैसले के खिलाफ जो है वो जाएंगे तो ये प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर, इनकी बुनियाद पर आपको और इमरान खान को कोई फौरी रिलीफ मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो है कि प्रोसीजरल ये इश्यूज नहीं है, ना ही हम तवालत चाहते हैं, लेकिन हमें सुना तो जाए। ठीक है, आज का दिन भी हम बहस करने के लिए खड़े हुए हैं, वो कहता है मैंने आपको नहीं सुनना, मैंने फैसला सुना दिया। फैसला अभी लिखा नहीं गया, वारंट जारी नहीं हुआ, आईजी को कहा नहीं गया कि आप जाकर गिरफ्तार करें। इस्लामाबाद का आईजी या इधर का जो उसका नॉमिनी, इधर पुलिस वाला है, वो यहां बैठा हुआ है, जबानी फैसले के ऊपर 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के। अच्छा, आप ये मैच फिक्स देखे ना कहां से हो रहा है। ना लाहौर पुलिस का केस है, ना इस्लामाबाद पुलिस यहां से गई है, और अगर इस्लामाबाद पुलिस गई हुई है, जो कि आमिर मीर का वो स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि जी नहीं इस्लामाबाद पुलिस ऑलरेडी आई हुई थी, तो मुझे बताते हैं उनको कैसे पता था कि ये फैसला आ चुका है, ये फैसला आने वाला है या आ चुका है, उसके बाद में पहुंच के 5 मिनट के अंदर अंदर। तो ये तो सारा फ्रॉड और ड्रामा नजर आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोसीजर चीजें नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे गवाह आपने सुने या नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उस पर नोटिस जारी करते हैं, वो कहते हैं राइट, बिल्कुल आपका हक है कि आपके गवाह सुने बगैर, आपके गवाह को मौका दिए बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। और आमिर फारूक साहब ये खुद कह चुके हैं कि ये जो 2 फैसले उसने पहले काबिल समाअत के किए थे, ये गलत है, मैं इनको सेटिसाइड कर रहा हूं। उसने आपकी कोई बात ही नहीं लिखी। तो उसके बाद तो इस मौजू पे उसने 1.5 लाइन भी नहीं लिखी कि जी काबिल समाअत है या नहीं है। वो तो उसने कहा जो मैं ऑलरेडी फैसले दे चुका हूं वही वे फैसले हैं। मगर इसमें एक चीज की जरा हमें जरा वजाहत कीजिएगा। जो फैसला मेरे सामने है और उसमें 2 चीजें जो है वो वाज़ेह, एक तो ये बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था अक्टूबर 2022 में, कमोबेश इसमें वही चीजें हैं, उन्हीं को जो है वो एक तरह से एंडोर्समेंट जो है वो की गई है, और उसमें भी है कि जो डिटेल्स हैं वो इनफ नहीं है इमरान खान के डिक्लेरेशन के हवाले से। तो ये जरा वाज़ेह कीजिएगा कि ये क्यों अदालत इस नतीजे पर पहुंची, और उससे पहले इलेक्शन कमीशन भी इस नतीजे पर पहुंचा कि वो डिटेल्स जो है वो नहीं है जो जितनी होनी चाहिए इस डिक्लेरेशन के हवाले से। रहमान अजहर साहब, ये ऐसा बदकिस्मत केस है, मैं कहूंगा कि जिन्होंने गाड़ियां ली हैं खिलाफे कानून, जो कानून के मुताबिक नहीं ले सकते, जिसमें मुजरिम है वो मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ, वो तो इस वक्त उनको तो इक़्तिदार हवाले कर दिया गया। और जिसने कानून कायदे के मुताबिक तहाइफ लिए, उसके सारे सोर्स ऑफ इनकम, उसको अगर कोई बेचा, उसको डिस्पोज ऑफ किया, सारे एसेट्स डिक्लेरेशन टैक्स अथॉरिटीज के पास की, और टैक्स अथॉरिटीज के पास चूंकि आपको लायबिलिटीज और वाइट मनी, सोर्स ऑफ इनकम और जो इस वक्त अवेलेबल एसेट्स होते हैं वो देने होते हैं, वो सारा कुछ दिया। वो कहते हैं हाँ जी ये तो दुरुस्त है, आपने बिल्कुल दिया। इलेक्शन कमीशन के पास वही अमाउंट, वही सब कुछ लमसम में आपने लिख के दे दिया, लेकिन लफ्ज आगे तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ का लफ्ज नहीं लिखा। यानी टोटल इल्जाम ये है कि वहां टैक्स अथॉरिटीज के पास बिल्कुल राइट, ये आपने सारा वो एसेट, लायबिलिटी, सोर्स ऑफ इनकम सब कुछ बता दिया। यहां ना तो वो खाना मौजूद था, ना इसके अंदर ये लायबिलिटी है, इसलिए कि यहां तो आपने जो नेट एसेट्स हैं
जो आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल, आपने सिर्फ वो बताने होते हैं। इसमें तो सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना ही नहीं होता कि कहां से पैसे आए और उसकी क्या क्या तफसीलात हैं। आपने टोटल मसलन मेरे पास आए हैं 2 करोड़, फर्ज करो मेरे अकाउंट में आज पड़े हुए हैं, मैं एमएनए हूं या एमएनए एमपीए हूं या सेनेटर हूं, मैंने वो एसेट्स जो आज मेरे पास मौजूद हैं वो मैंने कंप्लीट देने हैं कि मेरे पास मूवेबल प्रॉपर्टी इतनी अमाउंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इतनी अमाउंट है। वो ये कहते हैं कि इसके अंदर जो तोशाखाना वाली अमाउंट थी, आगे लफ्ज तोशाखाना क्यों नहीं लिखा, टोटल ये केस है, इससे इंसाफ का जो मगर ये जो कहा जा रहा है कि वो 35 सवालात पूछे गए और दफा 342 और 340 वाला जो उन्होंने बयान करवाया था, उसमें उनके पास मौका था कि वो इस हवाले से तमाम सबूत दे सकते, लेकिन वो सबूत नहीं दिए गए। और इसको आप इस चार्ज को आप किस तरह से देखते हैं? सर जज साहब का कमाल है कि ये कोई जाहिल आदमी भी इस तरह नहीं कह सकता। मैं बताऊं, 342 की सिर्फ स्टेटमेंट होती है, जो आपसे सवाल किया जाता है आपने वो जवाब देना है। उसके बाद आपसे उस सवाल के अंदर पूछा जाता है क्या आपने अपने दिफा में गवाह पेश करने हैं। हमने कहा हाँ। जब गवाह पेश करेंगे तो जो हमारे पास सबूत होगा, खा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो या कोई ओरल एविडेंस हो, हमने उसको शहादत के तौर पर पेश करना है। भाई जब आप हमारी शहादत लेने के लिए ही तैयार नहीं है, जब हम हाई कोर्ट में गए हैं उसने नोटिस कर दिया नहीं जी आपकी बात दुरुस्त है, अगले हफ्ते में मैं इसका फैसला करूंगा, तो कमाल है हमारे चीफ जस्टिस साहब का भी, उन्होंने अगले हफ्ते में इसका फैसला करना है कि हमें हक के दिफा मिलना चाहिए, और उससे पहले कह दिया कि जाएं जी आप पहले काबिल समात भी गलत फैसला किया, वहां जाकर बहस कर दें, और दोनों चीजें हमें सुने बगैर फैसला दे दिया। कल ये साबित और 7 FIA को हुक्म दिया कि ये जो पोस्टें लगाई हैं ये गलत हैं या सही है, इसके बारे में 15 दिन में इंक्वायरी करो। अगर 15 दिन में ये इंक्वायरी हो जाती है कि ये पोस्टें दुरुस्त थी, वो मुतासिब जज था, तो मुझे बताएं इस फैसले में क्या रहेगा। और अगर ये फैसला हो जाता है कि हमें हक के दिफा दिए बगैर गलत फैसला था, तो उसकी क्या हैसियत रहेगी। तो ये है असल केस। तो जब हमें मौका ही नहीं देंगे, इसमें एक लास्टली एक चीज बताइएगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि सजा का जो असर है वो दीगर केसेस पर पड़ सकता है, क्योंकि वो तेजी वहां पर भी जो है वो अब आ सकती है। जो नैब वाला केस है, फिर और भी साइफर के मामले पर तहकीकात चल रही है, तो आपको लगता है कि अब इस का असर उन केसेस पर भी पड़ेगा, और फिर ये कि यहां से आगे का रास्ता आप जो है वो, आप तो क्योंकि खुद कानूनी मामलात को देख रहे हैं, तो आप क्या करने जा रहे हैं इसके बाद? देखिए पहली बात तो यह है कि हम इसको आज कल वाले आमिर फारूक के फैसले को भी आज हमने चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन भी सुबह फाइल कर दी। सुबह सवेरे जब ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल करने गए तो ख्वाजा हारिस के मुंशी को उठा लिया, नामालूम अफराद ने हाई कोर्ट के अंदर से उठा के ले गए, और उसके बाद मैंने अपने मुंशी को भेजा कि जी जाएं इनकी हेल्प करें और वहां से आप फाइलें लेके जमा कराएं, उसको उठा के ले गए, और उसके बाद मुझे खुद जाकर के वो जमा कराने पड़े। पहली बात तो यह है कि हम इस जजमेंट को भी चैलेंज करेंगे, नेचुरली वो अपील फाइल करेंगे, उसके साथ सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट को फाइल करेंगे। अगर पिछले 1.5 साल के मुकदमात आप देखें, पाकिस्तान की तारीख में एक लीडर के खिलाफ 180 से ज्यादा मुकदमात बने हैं। अगर 1.5 साल इन्होंने तोशाखाना का ड्रामा रचाया और आज आकर सिर्फ ये इल्जाम निकला कि जनाब आगे तफसील नहीं लिखी, तोशाखाना का लफ्ज नहीं लिखा, ये है कमाल का केस। मुजरिम को आप हुक्मरान बना दें, और जो कानून कायदे और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, कानून के मुताबिक चलना चाहता है, उसको आप मुजरिम बना दें, और ये है हमारी सजा और ये है हमारे खिलाफ सबूत। राइट। मैं शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात कर रहे थे शोएब शाहीन। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और जो लीगल इश्यूज फैसले के हवाले से उन पर बात होगी। वेलकम बैक। जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर जदून साहब, ये तोशाखाना वाला जो फैसला आया आपकी नजर से भी गुजरा होगा, ऐसा लगता है सख्त फैसला है जो इसमें कहा गया है, और फिर मैक्सिमम जो सजा हो सकती थी वो सुनाई गई है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, इसकी वर्डिंग को, और फिर जो सजा सुनाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक केस का ताल्लुक है तो ये एक्सपेक्ट मेरे ख्याल में क्रॉस द बोर्ड यही लोग कर रहे थे कि फ़ैसला इस तरह आएगा कि इमरान खान की कन्विक्शन हो जाएगी। एक तो ये बात है कि ये मतलब है, अगर 100% नहीं तो 98% यही परसेप्शन थी कि यही डिसीजन आएगा। तो जहाँ तक आपने सज़ा की बात की है, तो
ये जो सज़ा है ये 174 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट की, उसके अंदर ये लिखा गया है कि 3 साल मैक्सिमम सज़ा है और 1 लाख रुपए जुर्माना है। तो वो या इन दोनों में से एक सज़ा हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। तो इन्होंने दोनों सज़ाएं जो मैक्सिमम, मतलब इन्होंने कोई इसमें कोई कसर, कोई ऊंच नीच 1% में छोड़ी, फुल सज़ा जितनी में होती है वो उन्होंने 3 साल भी दी है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जहाँ तक आप कहते हैं मिस डिक्लेरेशन, तो इन्होंने जितना भी केस किया है वो उनका केस मेरिट पे नहीं था। इन्होंने जितना आपका केस था टेक्निकलिटीज़ पे 3-4 जो शुरू से इन्होंने ऑब्जेक्शन लिए, आखिर तक इनके ये ऑब्जेक्शन थे जी कि ये एक तो लिमिटेशन का जी, ये केस जो है वो 120 दिन के अंदर फाइल नहीं हुआ। दूसरा ये कि जो ये केस था या मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास आता फिर वो सेशन जज के पास भेजते। तो ये एक दो इनके ज़्यादा ऑब्जेक्शन थे कि जुरिस्डिक्शन ही बनती थी। अच्छा। और फिर उन्होंने आखिर में आके डिफेंस जो है एविडेंस रिकॉर्ड कराने का, तो फिर वो पेश करो, उन्होंने कहा जी बंदे कराची में नहीं आ सकते, कल आएंगे परसों आएंगे। उन्होंने डिफेंस जो है उनका क्लोज कर दिया, तो वो भी पिटीशन हाई कोर्ट में है। तो डिसीजन तो आपको पता है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही आएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरिट का सवाल है, मेरिट पे इनका केस जो है वो इन्होंने जो डिक्लेरेशन थी वो उनकी उसके अंदर तो कंसीलमेंट भी है और वो नहीं मिल रहा। तो बाकी जहाँ तक टेक्निकलिटीज का, मगर इसमें जहांगीर जदून साहब ये बताएगा, ये अब ये जो कहा जा रहा है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वो ये जो कहा जा रहा है कि ये प्रोसीजरल मैटर है, तेजी के साथ फैसला हुआ और इसकी बुनियाद पर उनको रिलीफ मिल सकता है चेयरमैन पीटीआई को। तो आपके ख्याल में ये मुमकिन है कि जो उनकी कन्विक्शन की सस्पेंशन हो, या फिर जब ये मामला ऊपर अदालत में जाए तो ये जो प्रोसीजरल ग्राउंड से ये कोई उनके लिए फायदा भी उनको दे सकते हैं? देखिए ना, जो मेन क्वेश्चन है, केस का मेरिट तो बनता है, लेकिन जज साहब ने, मतलब जज साहब का तो एक 5 तारीख आज उनकी लास्ट वर्किंग डे था, उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं। या तो वो मेरी जाती ओपिनियन है, 2-4 दिन और आगे कर लेते हैं, इनको मौका दे देते। तो अभी एक डायरेक्टली जो इस पे क्वेश्चन उठ रहा है ना जी कि वो उनके मुताबिक, हालांकि उनको पहले बहुत मौके दिए गए थे, पहले उन्होंने खुद केस वो 4 दिन फ्रेम करने दे रहे थे, ट्रायल को प्रोसीड होने थे, लेकिन आखिर में आके जो ये प्रेशर पड़ा है तो फिर जज साहब ने बहुत ज्यादा जल्दी दिखाई है कि जी आप 12 बजे आए, 12:30 आए, 2 बजे आए, 1 बजे आए, अभी कराची से बंदों को बुला लें। तो इस तरह से थोड़ा सा ना वो जो ये कह सकते हैं जी हमें 10A जो है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुताबिक फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी इनकी पिटीशन एक पेंडिंग है हाई कोर्ट में, उसमें अगले हफ्ते के लिए नोटिस हुआ है। या तो पिटीशन इनकी डिसमिस हो जाती है कि ठीक है उसको फाइनल उसमें डिटरमिन कर लेंगे। तो इस तरह इनका थोड़ा सा इसमें आप ये समझें कि थोड़ा सा वेट बढ़ गया कि हो सकता है आगे हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को, मैंने कहा ना इस केस का फरमाइएगा, रहनुमाई कीजिएगा कि जी अब इसमें जहांगीर जदून साहब ये बताइएगा, ये जो अब आगे उनके लिए आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कन्विक्शन की सस्पेंशन ही होगी और उसके अंदर कितना वक्त लग सकता है? मतलब ये आगे का उनका जो रास्ता है वो आपको लंबा लग रहा है, या फिर उसमें कुछ कम वक्त जो है वो हो सकता है कि उसमें भी उनका काम हो सकता है? ये जजमेंट है, इसके अगेंस्ट ये अपील करेंगे और ये दोनों चीजें मांगेंगे इंटरम के जी। जजमेंट को भी सस्पेंड किया जाए, और जब जजमेंट सस्पेंड होगी तो ऑटोमेटिकली फिर सजा भी जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, सजा को भी कहेंगे जी दोनों चीजों को सस्पेंड करें। अब ये डिपेंड करता है कोर्ट के अंदर कि वो कोर्ट देखती है नहीं जी हम नोटिस करते हैं, उनको सुनते हैं। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल में इनका फोकस होगा कि केस जितना जल्दी हो सकते हैं इन पे हाई कोर्ट पे वो डिसाइड हो जाए। लेकिन आप देखते हैं हाई कोर्ट में क्योंकि छुट्टियां भी हैं अब 15 सितंबर तक, तो कितना जल्दी इन्हें केस लगता है और वहाँ पे इनको क्या रिलीफ मिलता है, ये तो कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है केस इनका हाई कोर्ट में थोड़ा सा इतना जल्दी टेकअप नहीं होगा, जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं। छुट्टियों की वजह से भी बेंच भी बाज़ अवेलेबल नहीं होते, अगर बेंच हो भी तो जो होता है तरीकाकार जो लग रहा है। लेकिन इनका फोकस यही होगा कि मैक्सिमम इनको ना इनकी जो ये सजा है, सजा नॉर्मली होता है कि 4 to 6 में अगर सस्पेंड करानी हो तो वो उसमें ये होता है कि आप सजा अगर 3 साल है तो आपने 2 साल अगर कर ली तो सस्पेंड हो जाती है। लेकिन ये क्योंकि जजमेंट कहेंगे जी इसके अंदर ये फ्लॉज हैं, तो ये हमारी जजमेंट सस्पेंड की जाए और इसको अपील को मेरिट पे सुना जाए, तो वो हो सकता है फिर वो सजा सस्पेंड न करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट, जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात हो रही थी तोशाखाना केस के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत ने एक और बड़ा अहम फैसला किया है मरदमशुमारी के हवाले से, उस पर बात होगी।
वेलकम बैक। हुकूमत ने जाते जाते एक और अहम फैसला ले लिया, जिससे इंतखाबात के मुकर्ररा मुद्दत के बाद इंतखाब पर कई सवालात उठ गए हैं और ये आज मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई है। जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास था, मुतफ़िका तौर पर हुई है मंजूरी। इस पर बात करने के लिए कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। क्या असरात हो सकते हैं? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर दिलशाद साहब, अब इसके बाद क्या इंतखाबात का इनेकाद जो है वो नवंबर के आखिर की जो बात की जा रही थी या अक्टूबर के आखिर की, क्या मुमकिन होगा अभी भी इंतखाब कराना? जैसे देखें, आज चूंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन हो गया है। अब जब डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन होने के बाद इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 51(5) के तहत ये कानूनी और आईनी तौर पर बाउंड है कि वो जो लास्ट मर्दमशुमारी का जो नोटिफिकेशन है उसकी रोशनी में आज से 9 हल्का बंदी करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो हल्का बंदी करवानी है, लेकिन उसमें एक बड़ी अहम शिक जो आप लोगों की नजरों से नहीं गुजरी जी, आपने यह नजरअंदाज किया या गौर नहीं किया, उसमें मुश्तरका मफादात कौंसिल ने ये कहा है कि जो कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तें बरकरार रहेंगी, उसको फिर उन्होंने आर्टिकल 51 का जो सब सेक्शन 3 है उसको ओवररूल कर दिया। अब यहाँ कुछ वही सीटें रहेंगी जो आपके 2018 में जो हल्का बंदियां हुई हैं या सीटें मुख्तसस हुई, उसी के बरकरार रहेंगी। अब एक तो ये मामला हो गया, बाकी रह गया हल्का बंदी। हल्का बंदी का जो पीरियड है वो है 4 से 6 महीने। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जब ये हल्का बंदियां होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि 266 कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं और 593 सूबाई असम्बली के नशिस्तें हैं, पूरे पाकिस्तान की डिमार्केशन होनी है, तो ये तकरीबन 4 से 6 महीने 7 महीने का वक्त हो सकता है अपना